नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो मैग्नेट वाला जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, इसकी 24 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जो वो है चुंबक के रूप में। तो चुंबक में हमने फ्लक्स फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय बल रेखाएं पिछले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ और पदों की जो अधिकतर एग्जाम में। देखिए, ये जो चैप्टर होता है इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद करना है क्या, इकाइयाँ, यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स आपको इनकी सभी की याद करना है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता, ससेप्टेबिलिटी, हर चीज़ की आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर, यूनिट याद होना चाहिए। ठीक है, मेन तो इसमें क्या आता है, मेन आता है हमारा इसमें यूनिट्स। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में यूनिट्स के बारे में पूछते हैं। चलिए, चुंबकन तीव्रता जो होती है उसको दोस्तों हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, कहीं कहीं इसको एच से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे आई से। हम एच को यहाँ पर डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो डेंसिटी इंटेंसिटी जो पढ़ चुके हैं उसमें हम एच का प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए हम जो तीव्रता होगी उसको हम आई से ही डिनोट यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है। देखिए, चुंबकन तीव्रता जो हमारा कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक पदार्थ है, मान के चलिए हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक पदार्थ ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी एक मैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ जुड़ा, इस तरह से मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसके इकाई इकाई आयतन, ये क्या है, घन के रूप में है मान चलिए। तो एक इकाई आयतन में उत्पन्न होने वाले कुल चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को हम क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता कहेंगे। अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण जो भी कोई मैग्नेट है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह जो बताता है उसको उसकी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करता है, उसको हम चुंबक आघूर्ण कहते हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन से, पदार्थ के प्रति इकाई आयतन से होकर गुजरने वाले कुल चुंबकीय आघूर्ण। देखिए, आघूर्ण जो होता है वो ध्रुव प्राबल्य और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, तो उससे गुजरने वाला या उत्पन्न होने वाला जो कुल चुंबकीय आघूर्ण, उसकी क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता। उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन क्या कहलाता है, यहाँ पर वो तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो चुंबकीय तीव्रता जो होती है उसको हम नोट करते हैं किससे, आई से। ठीक है, आई से। अब यहाँ पर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम नोट करते हैं एम से। और यहाँ प्रति इकाई आयतन की बात हो रही ना, प्रति इकाई जो आयतन है इसका, इस आयतन को हम वॉल्यूम वी, तो वी से डिनोट करते हैं, वी आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। जो अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी यूनिट के बारे में। तो हमारा जो चुंबकीय या चुंबकीय चुंबकन तीव्रता का मात्रक, ठीक है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक है, या इसको नोट करते हैं हम, एम्पियर प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या हो जाती है, लाइन हो जाती है। ये बाकी सूत्र याद रहे ना रहे, लेकिन आपको यूनिट्स जरूर इसकी याद होना चाहिए।
ठीक है, कि चुंबकीय बल आघूर्ण या सॉरी चुंबकीय तीव्रता की इकाई क्या होती है, क्या होती है, एम्पियर प्रति मीटर होती है चुंबकीय या चुंबकन तीव्रता की इकाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर चुंबकीय जो सुग्राहिता होती है, देखिए आपने नाम सुना होगा सुग्राहिता का, हेडिंग डालेंगे हम अगला, चुंबकीय या चुंबकन सुग्राहिता। ठीक है, क्या करेंगे, देखो निग्राहिता जो होता है वो अलग होता है, सुग्राहिता जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, निग्राहिता जो होता है वो हम पढ़ेंगे किसमें, हमारा चुंबकीय हिस्टैरिसीस में। ठीक है, कि चुंबकीय जो निग्राहिता बल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम चुंबकन सुग्राहिता। अच्छा, नाम से ही कुछ थोड़ा बहुत तो आपको स्पष्ट हो ही रहा होगा कि चुंबकन सुग्राहिता आखिर क्या चीज होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी है ना, नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी जो मैग्नेट है हमारा, कोई भी हमारा एक पदार्थ है, मान चलिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो कितनी आसानी से गुजर सकती है ना, कितनी आसानी से गुजर सकती है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय जो हमारी बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी पदार्थ में यदि वो गुजर रही हैं उसके अंदर से, तो सीधी सी बात है कि वो उसको भी मैग्नेट बना रही होगी, है ना। कोई भी ये मैग्नेट है, इसके पास में मैं लोह चुंबकीय पदार्थ यदि ले आऊँ, यदि उसकी ससेप्टिबिलिटी अच्छी है तो वो पदार्थ जो होगा इस मैग्नेट के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित हो जाता है, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, वही दर्शाता है क्या, हमारा ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के हम इसको लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के चुंबकित होने की योग्यता यानी एबिलिटी, ठीक है, योग्यता यानी वह पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित होगा। ठीक है, उस पदार्थ की सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी एक चुंबकीय पदार्थ है वो कितनी आसानी से चुंबकित होगा, यह उस पदार्थ की क्या सुग्राहिता कहलाता है। यानी किसी पदार्थ को चुंबकित करना, इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं या करके कि किसी पदार्थ को चुंबकित करना कितना आसान या कितना कठिन होता है, इसकी माप चुंबकन सुग्राहिता के द्वारा ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि चुंबकन सुग्राहिता चुंबकन तीव्रता I तथा
चुंबकन बल H, चुंबकन बल H का अनुपात होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इस निशान से, सुग्राहिता, यानी कि इसको M इजिकल टू I अपॉन H, और यहाँ लिख सकते हैं हम, यह मात्रक विहीन होता है, यह मात्रक विहीन होता है। देखिए कोई भी चीज जब अनुपात में होती है ना, तो वह क्या होती है, मात्रक विहीन होती है। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, इससे हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ होगा, या कोई पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ से मतलब नहीं है, कोई भी पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित हो सकता है ना, उसको हमें चुंबकित करने में कितनी कठिनाई या कितनी सरलता से वो चुंबकित है। कुछ पदार्थ होते हैं जो सरलता से चुंबकित हो जाते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम यदि बात करें कि यदि हमारी चुंबकन सुग्राहिता, चुंबकन जो सुग्राहिता है वो यदि 0 से अधिक है, यदि चुंबकन सुग्राहिता 0 से अधिक है, तो वह पदार्थ कहलाते हैं हमारे अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय। कौन से कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लेकिन चुंबकन सुग्राहिता का मान यदि 0 से भी कम हो, तो वो पदार्थ कहलाते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए, बहुत अधिक चुंबकित करने के लिए हम चुंबकीय बल का या चुंबकन सुग्राहिता का मान कौन सा रखेंगे, हम ये वाला रखेंगे, तभी हम, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये तो प्रतिचुंबकीय, यानी कि यदि उनकी सुग्राहिता 0 से भी कम है, सुग्राहिता, किसी पदार्थ की सुग्राहिता 0 से कम है, तो वो यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, यानी कि उसको चुंबकित हम नहीं कर सकते। लेकिन उसी के स्थान पर यदि हम चुंबकन जो हमारा सुग्राहिता है उसका मान 0 से भी अधिक कर दें, या 0 से अधिक कर दें, तो वह पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि जैसे कोई पदार्थ है बहुत अच्छा, जब हम उसे मैग्नेट बनाना होता है तो उसकी सुग्राहिता, उसकी जो सुग्राहिता यानी कि जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर का मान कितना होना चाहिए, 1 प्लस निग्राहिता, सॉरी सुग्राहिता बल। ठीक है, ये वाला होना चाहिए 1 प्लस, ये जो निशान है, ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम डिनोट करते हैं इस ससेप्टिबिलिटी को, इस प्रकार के चिन्ह से बना देता हूं मैं, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ बॉटम में एम यानी कि मैग्नेट, एक्स टाइप में होता है, एक्स टाइप में है ना। तो यहाँ पर चुंबकशीलता जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम, चुंबकशीलता का मान क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 से अधिक, जिसमें कि हमारा चुंबकन सुग्राहिता भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, कोई इसका मात्रक तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए इकाई भी नहीं होती, इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होता। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, ये विमा विहीन होता है। विमा यानी कि जो हमने एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 2 वाले सूत्र जो हमने पढ़े थे ना, उस प्रकार की इसकी कोई विमाई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, तो चुंबकन सुग्राहिता ये होती है, इसको नोट कर लीजिए। धारण शक्ति, रिटेंटिविटी। धारण शक्ति क्या होती है, अच्छा किसी चीज को धारण करना, वो ठीक है, अगर हम शब्दों पे जाएं तो वो ठीक है। देखो यहाँ पर शब्द जो है इसको अब हमें पकड़ना है यहाँ पर कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज आपको मैं इसी कारण बता देता हूँ, नॉर्मल सी एक चीज है। यहाँ पे मान के लिए कोई भी एक पदार्थ रखा हुआ है, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है इस प्रकार से, इसको मुझे चुंबकित करना है। तो इस पदार्थ को मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे क्या दूंगा यहाँ पर, चुंबकीय
बल दूंगा। तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझिए आप। जब इस पदार्थ को मैंने चुंबकित करने के लिए चुंबकीय बल लगाया तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना था वो हो चुका, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो गया, संतृप्त हो गया, यानी कि हम कहते हैं ना कि पेट भर गया। इसी प्रकार से इसका भी क्या होता है, यहाँ पर पेट भर जाता है, यानी कि यहाँ जो लोहे का टुकड़ा है, यहाँ लोह लोह पदार्थ है ना, लोहे का टुकड़ा है, ये पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, यानी कि इसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब इसको हम बोलते हैं इसकी संतृप्त अवस्था। अब इसके बाद में मैं और अधिक चुंबकीय पदार्थ देने या चुंबकीय बल देने पर भी ये क्या होता है, और अधिक चुंबकित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, जब इस पदार्थ का मैं चुंबकित बल हटाता हूं तो वो क्या होता है, यहां से ना आकर के कहाँ आता है, वो इधर से होकर के आता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये इतना इतना जो पोर्शन रह गया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको ओ नाम दे दूं, इसको ओ नाम ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो क्या हो गया हमारा ओ ए, चुंबकित बल हो गया। ए से लेके बी तक भी क्या हो गया, चुंबकित बल जो हमने हटाया, लेकिन वो यहाँ जीरो पर ना आकर के कहाँ चला गया, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व। इसको क्या बोलते हैं हम, अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि पूरा खेल इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पूरा खेल इस धारण शक्ति में किसका है, इस अवशिष्ट चुंबकत्व का है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी धारण शक्ति कहलाती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वहां अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व, ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को धारण किए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसकी धारण शक्ति कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं हम इसकी, किसी, याद रखना चुंबकीय पदार्थों में ही ये होता है गुण, बाकी और किसी पदार्थ में नहीं होता। जो भी लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि इस्पात हो गया, ठीक है, इस्पात वगैरह हो गया हमारा, ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं, बहुत ज्यादा फौलाद जो स्थायी चुंबक बनाते हैं उसमें। ठीक है, नरम लोहा हो गया। तो किसी चुंबकीय पदार्थ का, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करता है, उस पदार्थ की धारण शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चुंबकीय पदार्थ अपने अंदर कितना अवशिष्ट चुंबकत्व रख सकती है, कितना धारण कर सकती है। इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो कठोर जो इस्पात होता है, ठीक है, इस्पात हो गया, एल्निको हो गया, ठीक है, निवोडियम हो गया, चुंबक के स्थायी चुंबक हम किसके बनाते हैं, से जो इस्पात होता है, इस्पात, ठीक है, यानी स्टील, क्या बोलते हैं हम, स्टील के क्या बनाते हैं हम, स्थायी चुंबक बनाते हैं, स्थायी चुंबक बनाते हैं। यानी कि सबसे अधिक क्या होती है, सबसे अधिक धारण शक्ति किसकी होती है, सबसे अधिक रिटेंटिविटी होती है इस्पात की। इसीलिए तो उसके क्या बनाते हैं हम, स्थायी चुंबक। क्यों, क्योंकि ये अगर इस्पात है, ये अगर क्या है, इस्पात है, तो इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का कर्व लगभग यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये
ये होगा हमारा अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल, यहाँ लिखा है ना, हाँ ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा। ये हमने कोई सा भी नर्म लोहा ले लिया है ना, लोह पदार्थ या नर्म बोल सकते हैं इसको, नर्म लोह पदार्थ, इसीलिए इसका जो यहाँ पर कर्व बना है, वक्र बना है, वो यहाँ से यहाँ तक का बना है। लेकिन इसी के स्थान पर यदि मैं इस्पात ले लूं तो इस्पात का जो कर्व बनेगा, वक्र बनेगा, वो यहाँ से लेकर यहाँ नहीं, यहाँ से लेकर कहाँ बनेगा, यहाँ तक बनेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर बहुत अधिक अवशिष्ट चुंबकत्व को सहन कर सकता है, धारण कर सकता है। तभी तो उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया और हटा लिया, उसके बाद भी उसमें ढेर सारा पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, चुंबकीय बल विद्यमान रहता है, यानी कि वो चुंबक प्रॉपर बनी रहती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे हम, वेबर का चुंबक का आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत, देखिए वेबर हमने पढ़ा है, वेबर का नाम ऐसा तो है नहीं किसी ने पहली बार सुना है ना। वेबर का नाम हमने काफी सुना है कि वेबर किसकी इकाई होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की यूनिट्स होती है वेबर या फ्लक्स की। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वेबर का चुंबक का आणविक सिद्धांत उन्होंने बताया था। देखिए पृथ्वी के अंदर कोई भी यदि पदार्थ है, उसके सबके अंदर क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। किसी पदार्थ का कोई भी भाग हो, कोई भी कण हो, कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ हो चाहे ना हो, लेकिन सब में क्या होता है, चुंबकीय गुण तो होता ही होता है। मान के चलिए यहाँ पर ये कोई पदार्थ है, हम नहीं जानते ये लोह चुंबकीय पदार्थ है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से एन ध्रुव और एस ध्रुव सभी के अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। बस क्या होते हैं, अव्यवस्थित रूप में होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दिशा विहीन होते हैं। तो ये अभी प्रकार से एक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, एक पदार्थ है। हमें नहीं पता ये लोह चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। लेकिन जब हम इस पदार्थ को किसी भी चुंबक के या मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाते हैं तो ये पदार्थ क्या हो जाता है, अपने मूल रूप में आ जाता है, या मूल रूप सॉरी नहीं बोल सकते, यहाँ इसके परिवर्तित रूप, यानी कि ये लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में विद्यमान हो जाता है। इसके जितने भी अणु हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में आ जाते हैं और एक क्रम बनाते हैं, और दो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, पोल, इसको हम बोलते हैं, एक यहाँ बन जाता है एन पोल और एस पोल। यानी कि वैसे तो ये अविद्यमान, वैसे तो ये क्या होते हैं, रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कोई उनकी पूछ परख नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, वो उनके जो अणु होते हैं, पदार्थ के जो भी अणु होते हैं, वो एक निश्चित व्यवस्था या निश्चित क्रम में आ जाते हैं, और वहां एक एन ध्रुव और एस ध्रुव का निर्माण वो करते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक अणु में, ठीक है, चुंबकीय कोई भी पदार्थ है उसके प्रत्येक अणु में क्या होता है, एक एन ध्रुव और एस ध्रुव होता है। ठीक है, यहाँ पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ, यदि वो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक अणु में, चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक अणु में, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसके प्रत्येक अणु में क्या होता है, एन ध्रुव व एस ध्रुव विद्यमान होता है। ठीक है, एन ध्रुव और एस ध्रुव होता है। ठीक है, अचुंबकत्व की देखो ये कौन सी स्थिति है इसकी, अचुंबकत्व, और ये कौन सी स्थिति है, चुंबकीय, चुंबकित है ना, चुंबकित अवस्था। ठीक है, अचुंबकत्व अवस्था, और ये क्या हो गई हमारी चुंबकित अवस्था।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस अचुंबकत्व अवस्था में, अचुंबकीय अवस्था में, देखिए इस अचुंबकीय अवस्था में पदार्थ के जो अणु होते हैं वो इस प्रकार अवस्थित रहते हैं जिससे कि उसमें क्या होता है, कुल चुंबकीय प्रभाव, किसी अचुंबकीय अवस्था में किसी पदार्थ के अणु, है ना, चुंबकीय अवस्था में पदार्थ के अणु, पदार्थ के अणु इस प्रकार अव्यवस्थित या इस प्रकार व्यवस्थित या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित है ना, अव्यवस्थित होते हैं कि पदार्थ का कुल चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है या निष्क्रिय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन जैसे ही वो चुंबकित अवस्था में आता है तो वो क्या हो जाता है, उसका चुंबकित प्रभाव प्रबल हो जाता है। ठीक है, चुंबकत्व की अवस्था में पदार्थ के अणु एक निश्चित क्रम अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, चुंबकित अवस्था में, चुंबकित अवस्था में पदार्थ के प्रत्येक अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिस कारण पदार्थ का चुंबकीय प्रभाव सक्रिय हो जाता है। ठीक है, सक्रिय क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट एक लिख लीजिए इसमें, किसी चुंबक को या चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने तथा पीटने से उसका चुंबकत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए चुंबक को कभी भी पीटना नहीं चाहिए, उसको गर्म भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसको जलाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो हमें वेबर का आणविक सिद्धांत यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगली हेडिंग हम डालेंगे कीपर या रक्षक। देखिए कीपर या रक्षक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी है जो हमारी, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक चुंबक क्या होता है, विद्यमान होता है। ठीक है, उसका स्वयं का क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, मान चलिए हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर यदि कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी मैग्नेट यदि रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब ये मैग्नेट इस पृथ्वी के मैग्नेट के संपर्क में आता है ना, तो ये क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ रहता है इस प्रकार से। यानी कि ये क्या होता रहेगा, यहाँ पर इसका क्षरण होता रहता है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर समाप्त होता रहता है। तो इस पृथ्वी के इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से इस चुंबक को अलग करने के लिए, यानी कि सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक यहाँ पर मान के चलिए इस प्रकार की चुंबक है या मैग्नेट है, यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको,
ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लगाते हैं कीपर करके, इसको बोलते हैं हम क्या, कीपर, यानी कि एक ढक्कन टाइप में होता है जो इसके ऊपर इस यहाँ पर हम रख देते हैं। ये होता है नर्म लोहे का, नर्म लोहे का टुकड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कीपर। इसके यहाँ पर पोल्स होते हैं ना, इन पोल्स, इन ध्रुवों पर यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है, जो पृथ्वी का जो चुंबक है वो इन पोलों के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आ पाता है, ठीक है, इनके संपर्क में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बचाने हेतु चुंबक पर नर्म लोहे का कीपर, या इसको हम बोलते हैं रक्षक, लगाया जाता है। याद रखिएगा किसका बना होता है, वो नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से के कारण, मान लो प्रभाव से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं हम, कीपर या रक्षक का प्रयोग करते हैं। अब प्रभाव कैसा, यानी कि उसके चुंबक का जो प्रभाव होता है, जो हमारा ये मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट का प्रभाव कम हो जाता है यदि हम ये कीपर नहीं लगाएंगे। तो ये वाला जो हमारा मैग्नेट है वो इस पृथ्वी के मैग्नेट के संपर्क में आएगा, जिससे इस चुंबक का प्रभाव कम हो जाता है, इसका क्षरण होता है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये नर्म लोहे का टुकड़ा, जिसको हम कीपर बोलते हैं, उसको इस पोल पर यहाँ पर इस प्रकार से हम रख देते हैं, लगा देते हैं, जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं जा पाता और इससे मेल नहीं हो पाता फिर, ठीक है। ये अपने आप में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये छोटा सा एक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि मैग्नेट जो होता है उसका जो कीपर होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का, रबड़ का, है ना, लकड़ी का या नर्म लोहे का। तो हमें याद रखना है वो नर्म लोहे का बना होता है, ठीक है, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर, चुंबकत्व का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व है तो उसमें कैसे चुंबकत्व हम कह सकते हैं, कोई पदार्थ चुंबकत्व है अथवा नहीं है उसके अंदर, तो कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, ये मान के चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, एक हमारे पास परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। इस नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये इसकी मैं थ्योरी क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही हमें क्या आने वाली है, यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। देखिए, इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गति कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पर, गति करते हैं। तो वैसे तो ये जो मेरे हाथ में पेन है ना, जो मार्कर है, ये भी पदार्थ ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय गुण हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है बहुत बढ़िया। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही होती है, गति कर रही है। लेकिन हमने एक थ्योरी और पढ़ी है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर गति करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमती है, ठीक है, क्या करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो दिनों रात तो उसी से होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो गति प्राप्त की, एक होती है कक्षीय गति, कक्षीय गति, और एक होती है अक्षीय गति, कक्षीय गति, और दूसरी क्या होती है हमारी, अक्षीय गति, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो गति, देखिए कक्षीय गति ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है वो ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पदार्थ है ये चुंबकीय पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें
ध्यान हमें ये रखना है कि जिस भी पदार्थ में के इलेक्ट्रॉन्स में कक्षीय गति के साथ यदि अक्षीय गति भी शामिल है तो वह पदार्थ क्या होता है, या उस पदार्थ में क्या होता है, चुंबक बनने के सारे गुण होते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कक्षीय गति के साथ में इनके पास क्या होनी चाहिए, अक्षीय गति भी होना चाहिए, यानी कि ये अपनी धुरी पर भी घूमना चाहिए। इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग स्पीड। ठीक है, कौन सी स्पीड, स्पिनिंग स्पीड, यानी कि स्पिन करता है ना, फिर लट्टू होता है, हम लट्टू घुमाते हैं तो वो स्पिन करता है, साथ में घूमता भी है, तो वो स्पिन गति जिसके पास होगी वो पदार्थ जो होगा हमारा चुंबकीय पदार्थ होगा। यही चुंबकत्व का आधुनिक सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में यदि कक्षीय गति के साथ यदि अक्षीय गति भी विद्यमान हो तो उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ यदि अक्षीय गति भी होती है तो उसमें चुंबकीय गुण या चुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, तो कक्षीय गति से कौन सा गुण पैदा होगा, देखो यदि वहां कक्षीय गति कर रहा है तो कक्षीय गति से कक्षीय आघूर्ण पैदा होगा और अक्षीय गति से अक्षीय आघूर्ण, अक्षीय आघूर्ण को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। देखिए स्पिन करना, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि चुंबकीय जो गुण होता है उसको उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है, तो वो होती है हमारी स्पिन गति। कौन सी होती है, स्पिन गति, स्पिन स्पीड। तो अतः हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के पीछे इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग स्पीड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय गति उत्तरदायी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में अक्षीय आघूर्ण या अक्षीय स्पीड या अक्षीय गति नहीं है तो वो पदार्थ चुंबक नहीं हो सकता। ठीक है, कुल मिलाकर के ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो समझ में आया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
ठीक है। इसके बाद में अगली क्लास में हम और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थों के बारे में, हिस्टैरिसीस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। यानी टॉपिक तो हमारा यही रहेगा चुंबक का, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें रह गई हैं जो अभी हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स के सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।